मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम हिंदी मीडियम की हिंदी का चैप्टर 14 पढ़ेंगे। नव संवत्सर यानी हिंदी मीडियम 8th क्लास की हिंदी का 14 चैप्टर पढ़ेंगे। 13 चैप्टर हमने छोड़ दिया है ना, उसको क्रॉस करके 14 पढ़ेंगे। और आज पढ़ना शुरू करते हैं। आप अपनी किताब अपने सामने खोल कर रख लीजिए, है ना। तो इसमें अपन को सीखने योग्य जो बातें हैं, भारतीय परंपराओं, लोक परंपराओं, विश्वासों, पर्वों आदि का परिचय मिलेगा। विक्रम संवत एवं अन्य संवत्सरों की जानकारी, वार्तालाप शैली से परिचय, प्रत्यय संधि, विशेष विशेषण की जानकारी मिलेगी। पाठ का परिचय। चैत्र शुल्क प्रतिपदा से नव संवत्सर प्रारंभ होता है। जो गुड़ी पड़वा होती है ना, अपन माता बैठाते हैं चैत्र की, वो वाले से। इस तिथि से और भी कई लोक परंपराएं, पौराणिक कथाएं एवं विश्वास जुड़े हैं। इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। इस दिन से भारतीय नववर्ष का प्रारंभ होता है। वैसे तो नया साल 1 जनवरी को सभी मनाते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार गुड़ी पड़वा जो होती है, उस दिन से हमारा नया वर्ष शुरू होता है। चैत्र का महीना था। प्रातःकाल अखिल और समिधा अपने भाई श्रीकांत के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी बैठक में शेखर ने प्रवेश किया। श्रीकांत: नमस्ते शेखर, आओ बैठो। अखिल और समिधा: नमस्ते शेखर भैया। शेखर: नमस्ते, साथ ही नव वर्ष की बधाइयाँ। अखिल, सबिता और श्रीकांत आश्चर्य से शेखर की ओर देखते हैं। श्रीकांत: शेखर, नव वर्ष बीत तो कितने दिन हो गए? आज कौन सा नव वर्ष है? शेखर: अरे भाई, आज गुड़ी पड़वा है। यह हमारे देश में प्रचलित विक्रम संवत का प्रथम दिन है। इसी दिन से भारतीय नव वर्ष या संवत्सर का प्रारंभ होता है। संवत्सर का प्रारंभ होता है। इसे चैत्र शुल्क प्रतिपदा भी कहते हैं। समिधा: अरे, यह अब तो हमें पता ही नहीं था। शेखर: पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने इस तिथि को सृष्टि का सर्जन किया था। भगवान विष्णु भी मत्स्यवार के रूप में इसी तिथि को प्रकट हुए थे और सतयुग के प्रारंभ होने की भी यही तिथि है। अखिल: शेखर भैया, इसे गुड़ी पड़वा क्यों कहते हैं? शेखर ने कहा, इसे गुड़ी पड़वा क्यों कहते हैं? तो शेखर बोले, गुड़ी पड़वा का अर्थ है ध्वज या झंडी, और पड़वा कहते हैं। प्रतिपदा को लोक परंपरा के अनुसार माना जाता है कि किसी भी इस दिन श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा के राजा बाली का वध करके स्वेच्छाचारी राज का अंत किया था। बाली वध के पश्चात वहाँ की प्रजा ने पताकाएं, जिन्हें महाराष्ट्र में गुड़ी कहते हैं, फहराकर उत्सव मनाया था। नेक्स्ट पेज पे आइए। आज वहाँ आंगन में बांस के सहारे गुड़ी खड़ी की जाती है, इसलिए चैत्र शुल्क प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहते हैं। श्रीकांत: शेखर, संवत्सर के बारे में और भी कुछ बताओ ना। शेखर: सुनो, संवत्सर का उपयोग समय की गणना के लिए 1 वर्ष की अवधि के अर्थात में किया जाता है, अंतराल में किया जाता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी संवत्सर का एक काल चक्र के रूप में उल्लेख है। श्रीकांत: इसका अर्थ है भारत में समय की गणना करने की विधि अति प्राचीन है। नहीं, ये तो क्या, हमारे यहाँ दिनों महीनों की भांति संवत्सरों का भी नामकरण किया गया है, जो 60 वर्ष बाद पुनः एक चक्र के रूप में आते रहते हैं। विक्रम संवत 2063 का नाम विकारी नाम संवत्सर है। इसके पहले के 2 संवत्सरों के नाम हेमलंब नाम और विलंब नाम संवत्सर थे। अखिल, विक्रम संवत क्या है? शेखर: अखिल विक्रम संवत का प्रचलन उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य के विदेशी आक्रमण शक राजाओं पर अपनी विजय के उपलब्ध में ईसा पूर्व सन 57 में किया था। समिधा: क्या तुम्हें हमारे महीनों के नाम पता है? समिधा: हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च।
शेखर, बस बस जरा रुको, यह तो ईसवी सन के महीनों के नाम बता रही हो। विक्रम संवत या भारतीय महीनों के नाम चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्ग, शीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। अब तो नहीं भूलोगी? नहीं भैया, इसमें से कुछ नाम तो मैं भी जानती हूँ। माँ व्रतों और पर्वों के लिए इन्हें बताती थी। नेक्स्ट पेज पे आइए। इन महीनों को चंद्रमास कहते हैं। प्रत्येक मास के 2 पक्ष होते हैं। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की तिथियों को शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा की अमावस्या तक तिथियाँ कृष्ण पक्ष कहलाती हैं। ये पक्ष कभी 15 दिन के भी तो कभी 14 दिन के भी होते हैं, इसलिए चंद्रमास भी घटता बढ़ता रहता है। अखिल, शेखर भैया, प्रतिपदा की भांति दूसरी अन्य तिथियों के भी तो नाम होंगे। शेखर, हाँ, इनके नाम है प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। ये तिथियां दोनों पक्षों में होती हैं। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि या माह की 30वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। सविधा, क्या विक्रम संवत पूरे देश में प्रचलित है? शेखर, हाँ, पर कुछ अंतर के साथ। सविधा, कैसे अंतर? शेखर, उत्तर भारत में विक्रम संवत का आरंभ चैत प्रतिपदा से होता है, इसे चैत्रादि कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत में संवत्सर का आरंभ कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा से माना जाता है, इसे कार्तिकादि कहते हैं। व्यापारी लोगों की कार्तिक आदि नववर्ष मानते हैं, इसलिए वे दीपावली पर नया बही खाता प्रारंभ करते हैं। श्रीकांत, अरे यह तो तुमने बड़ी रोचक बात बताई। शेखर, यही नहीं, उत्तर भारत में माह का आरंभ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से तथा अंत पूर्णिमा से होता है। इसके विपरीत दक्षिण भारत में माह का प्रारंभ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और अंत अमावस्या से होता है, इसे पूर्णिमांत और अमांत कहते हैं। सविदा, शेखर भैया, इन तिथियों का पता कैसे चलता है? सविदा, इन तिथियों का पता हमें पंचांग से चलता है। पंचांग में तिथि तथा पक्ष, माह, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के साथ साथ अन्य नक्षत्रों की जानकारी भी मिलती है। आकाश में चंद्रमा की कलाओं को देखकर भी तिथियों का अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ सौर वर्ष के साथ साथ चंद्रवर्ष का प्रयोग भी किया जाता है। सौर वर्ष और चंद्रवर्ष में क्या अंतर है? शेखर, यह तो तुम्हें पता होगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 सही 1/4 दिन में करती है। यह अवधि एक नक्षत्र और वर्ष कहलाती है, जबकि चंद्रवर्ष लगभग 354 दिनों का होता है। इसे 360 तिथियों में बांटते हैं। सौर वर्ष और चंद्रावर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए प्रत्येक 32 या 33 चंद्रमासों के बाद एक अतिरिक्त चंद्रमास जोड़ दिया जाता है। इस अतिरिक्त मास को अधिक मास या मलमास या लोद का महीना कहते हैं। यह चंद्रमास 13 महीनों का होता है। समिधा, तो यह बात है, तभी कुछ समय पहले 2-2 सावन के महीने हुए थे। हाँ, कभी कभी आषाढ़ का महीना भी अतिरिक्त होता है, इसलिए एक कहावत है, दुबले और 2 आषाढ़। अखिल, यानी मुसीबत या परेशानी की अवधि का और अधिक बढ़ जाना। अच्छा, ये तो बताओ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का कोई दूसरा महत्व भी है? हाँ, चैत माह में बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना नव श्रृंगार करती है। पेड़ अपने पुराने पत्ते गिराकर नए पत्ते धारण करते हैं। ऋतु परिवर्तन के अवसर पर हमारे यहाँ नवरात्रि पर्व मनाने की परंपरा है। चैत्र शुक्ल के प्रतिपदा में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि बासंतीय नवरात्रि एवं पितृमोक्ष अमावस्या के पश्चात नेक्स्ट पेज पे आरंभ होने वाली नवरात्रि शारदीय नवरात्रि कहलाती है। बासंतीय नवरात्रि का समापन रामनवमी और शारदीय नवरात्रि का समापन दशहरा पर्व पर होता है। श्रीकांत, रामनवमी और दशहरा दोनों पर्वों का संबंध भगवान श्री राम से है। रामनवमी उनके जन्मदिवस और दशहरा रावण पर विजय के उपलक्ष्य में मनाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। श्रीकांत, हाँ, नवरात्रियों का समय शक्ति की पूजा उपासना के साथ साथ स्वास्थ्य संवर्धन के लिए भी
अच्छा अवसर है। गुड़ी पड़वा और को चेती चांद पर्व के रूप में भगवान झूलेलाल की जयंती भी मनाई जाती है। अखिल भगवान झूलेलाल जी कौन थे? भगवान झूलेलाल का जन्म विक्रम संवत 1007 को सिंध प्रांत, जो आजकल पाकिस्तान का अंग है, में नसीरपुर नामक स्थान पर भाई रतन राय के घर में हुआ था। भगवान झूलेलाल सांप्रदायिक सद्भावना और एकता के प्रतीक हैं। हमारे सिंधी भाई इनकी जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। श्रीकांत शेखर अब बस तो करो भाई, मुझे यहाँ आए कितनी देर हो गई। चलो उठो, चलकर दूसरे मित्रों को भी गुड़ी पड़वा, नववर्ष और चेती चांद की बधाई दें। समिता हाँ भैया, हम भी द्वार पर चौक पूर कर नव संवत का स्वागत करेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया है। अब इसके अपन क्वेश्चन आंसर अभ्यास कार्य करते हैं। पहला है इसमें अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। नव संवत्सर यानी नया वर्ष, मत्स्य यानी मछली, उत्सव माने पर्व, कार्तिकवादी यानी कार्तिक आदि, अमांत यानी अमावस्या कांत, श्रृंगार माने सजाना, जयंती माने वर्षगांठ, पीर माने महात्मा बुद्ध या महात्मा साधु, सृष्टि माने रचना, बध माने मारना या हत्या, चैत आदि, पूर्णिमांत यानी पूर्णिमा कांत, ऋतु माने मौसम, संवर्धन माने बढ़ना, आताताई माने आतंक फैलाने वाले। अब आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो नव संवत्सर से क्या तात्पर्य है? उत्तर लिखेंगे नव संवत्सर अर्थात नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा से भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है। अब है दूसरा प्रश्न, गुड़ी पड़वा का नाम का क्या अर्थ है? गुड़ी का अर्थ होता है ध्वज या झंडी और पड़वा का अर्थ प्रतिपदा होता है। इसी कारण इस प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहते हैं। विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया था? तो विक्रम संवत उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। अगला है बसंत ऋतु का आगमन किस भारतीय माह में होता है? तो बसंत ऋतु का आगमन भारतीय चैत्र माह में होता है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ किस भारतीय मास से होता है? तो दक्षिण भारत में विक्रम संवत का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चेती चांद एवं भगवान खालिस्तान की जयंती के रूप में मनाते हैं तो भगवान झूलेलाल। ठीक है, दूसरा खालिस्तान में प्रत्येक 4 वर्ष बाद अतिरिक्त माह को माह कहते हैं। कौन सा माह? लोध माह। अगला खालिस्तान नवरात्रि बासंतीय खालिस्तान माह में तथा नवरात्रि शारदीय अश्विन माह में आती है। तो कौन सी बासंती में आती है? चैत माह की। अब आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। संवत्सरों का नामकरण किस प्रकार किया गया है? तो उत्तर है संवत्सर का प्रयोग या उपयोग समय की गणना के लिए होता है। विक्रम संवत 2063 का नाम संवत्सर है। इसके पहले के 2 संवत्सरों के नाम हेमलंब नाम और विलंब नाम संवत्सर थे। भगवान झूलेलाल की पूजा क्यों की जाती है? तो भगवान झूलेलाल साम्प्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में क्या अंतर है? तो उत्तर है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 सही 1/4 दिन में करती है। यह अवधि एक नक्षत्र सौर वर्ष कहलाती है, जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है। इसमें 360 तिथियों में बांटते हैं। अगला प्रश्न है सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य के लिए क्या विधि अपनाते हैं? तो उत्तर है सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए प्रत्येक 32 या 33 चंद्रमासों के बाद एक अतिरिक्त चंद्रमास जोड़ दिया जाता है। इस अतिरिक्त मास को अवधि को अधिक मास या मलमास या लोध मास का महीना कहते हैं। यह चंद्रमास 13 महीने का होता है। अगला प्रश्न है विक्रम संवत के अनुसार वर्ष में महीनों के नाम लिखिए। तो इसमें उत्तर है विक्रम संवत के अनुसार वर्ष के महीनों के नाम निम्नलिखित हैं। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघ, शीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अगला प्रश्न है विक्रम संवत की प्रथम तिथि में कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं? लिखिए। विक्रम संवत की प्रथम तिथि में ब्रह्मा की सृष्टि उत्पत्ति की कथा जुड़ी है। भगवान विष्णु की मत्स्यवार के रूप में इसी दिन इसी तिथि को प्रकट हुए थे और सतगुरु के
प्रारंभ होने की भी तिथि वही तिथि मानी जाती है। अब आते हैं भाषा अध्ययन पे। शुद्ध शब्दों का उच्चारण कीजिए और अपने वाक्यों के प्रयोग कीजिए। तो इसमें जो दिए ना वो आप लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद एक प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। तो प्रसंग में प्रासंगिक, समाज का सामाजिक, परिवार का पारिवारिक, ठीक। ऊपर नीतिक का नैतिक, साहित्य का साहित्यिक, मूल का मौलिक। इसी तरह संधियाँ विच्छेद करना है तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें दिए निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ खोजिए और अपने वाक्यों को प्रयोग कीजिए। तो आप जी करके रखिएगा। इसके बाद इधर आते हैं, ये प्रश्न दिया है ना ऊपर, निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रम के अनुसार लिखिए। तो ये वर्ण क्रम के सही के अनुसार इधर दिए हैं, इसमें से आप लिख लीजिएगा और आपको अपनी कॉपी में ये सब नोट डाउन करना है करके और लर्न करना है, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको चैप्टर में से कुछ अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आंसर दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।